गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से हम लोग मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में आप लोग सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर जो है नया वीडियो जो है वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत जो कि सामाजिक विज्ञान का एक अंग है, उसमें हम लोग अध्याय 1 जो है आधुनिक काल में भारत का इतिहास कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। लेकिन भाग 2 देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 1 का जिक्र कर लेते हैं कि भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई 17वीं शताब्दी का आदमी अगर आज यहाँ 21वीं सदी में आ जाए तो वह बहुत सारे परिवर्तन को देखेगा। उस समय हो सकता है कि रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी जो है आज वो दौड़ता हुआ देखेगा, ठीक है, हवाई जहाज देखेगा, बहुत सारे बिल्डिंग्स, मकानों का परिवर्तन देखेगा, है ना। हमारा जो है भाषाओं में परिवर्तन देखेगा, हमारा पोशाक में परिवर्तन देखेगा, हमारे चाल ढाल, रीति रिवाज, धर्म में जो है राजनीतिक स्वरूप में भी वह परिवर्तन देख सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इतिहास में तारीख का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं वो निश्चित एक समय के साथ जो है परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसे हम लोग निश्चित समयों पर बांट या निश्चित समय उसको हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उन सारी घटनाओं को एक निश्चित कालखंड में ही जो है हम लोग उसे विभाजित कर सकते हैं। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि किस तरह से जो है लोग हमारे बीच जो है वह किस तरह के परिवर्तन को महसूस करेंगे, और वह किस तरह से जो है जो बड़े जो राजा महाराजा होते थे या बड़े जो घटनाएं होती थी, उन्हीं घटनाओं के आधार पर जो है वो अपनी तिथियों को नोट्स कर लेते थे। तो अब हम लोग देखेंगे, आज जो है भाग 2 में देखेंगे कि विज्ञापनों का रुचियां पर प्रभाव, यानी जो आपका जो बुक है उसमें है विज्ञापनों का रुचियों पर प्रभाव। यानी हम लोग यह देखेंगे कि आखिर हमारे जीवन में विज्ञापन का क्या महत्व है। तो एक चीज ध्यान देंगे कि पहले लोग जो थे वह जो घर में मिल गया है ना, उसी चीज को वो उपयोग करते थे। लेकिन आज हमारे साथ जो है विज्ञापन के माध्यम से बहुत नई चीजों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे पहले था कि लोग कपड़ा साफ करने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन अलग नहीं होता था, यानी जिस साबुन से कपड़ा वो साफ कर रहे हैं उसी साबुन से वो अपना शरीर भी साफ कर लेते थे। जिस तेल से वह सब्जी बनाते थे उसी तेल से लोग जो है अपने शरीर में भी तेल का यूज कर लेते थे। किसी तरह से कोई क्रीम पाउडर नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो कपड़ा धोने का साबुन अलग है और वो भी अलग अलग साबुन, नहाने का साबुन भी अलग है और उसमें भी मतलब फेस का साबुन अलग है, बाल का साबुन अलग है, बॉडी का साबुन अलग है कि नहीं? क्या बाल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शैम्पू। फेस के लिए फेस वॉश, और बॉडी के लिए कोई भी एक साबुन जो अच्छी क्वालिटी का है, सुगंधित साबुन, है ना। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे हुई? ये सभी विज्ञापन से ही जानकारी हुई कि ये चीज लगाएंगे तो हम ये हो जाएंगे। जैसे कि आज एक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली, तो ये हम कैसे जानते हैं कि फेयर एंड लवली लगाना चाहिए? तो चूंकि इसका प्रचार ऐसा आता है, विज्ञापन ऐसा आता है कि 5 सेकंड में आप गोरा हो जाइएगा, और उसी गोरा होने के चक्कर में लोग जो है फेयर एंड लवली का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञापन ही जो है धीरे धीरे जो है वो हमारे समाज में बढ़ते गया। विज्ञापन काफी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीते दिनों के विज्ञापनों को हम देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार हुआ होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक विज्ञापन है लिप्टन चाय का, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक राजा का चित्र है,
है ना। राजा का आप देख सकते हैं बुक में, आप अपने बुक में देखेंगे तो एक राजा जो है वो घोड़े पर सवार था। तो इससे हम लोग यह जानकारी ले सकते हैं कि यह जो लिप्टन चाय है वह शाही परिवार यानी राज परिवार के लोग ही इसका प्रयोग कर सकते थे, है कि नहीं, समझ गए ना। यानी आज हम लोग देखते हैं कि लेडीज ब्यूटी पार्लर और जेंट्स ब्यूटी पार्लर दो अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं। और जब पहले जमाना में सिर्फ जो है नाई आता था और वो चाहे लड़का हो या लड़की हो एक एक कंचा से काट के चला जाता था, है ना। लेकिन आज जो है लड़कों के लिए अलग ब्यूटी पार्लर है, लड़कियों के लिए अलग है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें अगर लड़का का चित्र है तो इसका मतलब यह प्रोडक्ट सिर्फ लड़के लोग ही यूज करेंगे, और अगर उसमें किसी महिला या लड़की का चित्र है तो वह महिला यूज करेगी, है कि नहीं। तो ये विज्ञापन जो है बताते हैं प्राचीन काल में, ये पहले भी जो है 1922 का ये जो है ना, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि विश्व के शाही लोग ही लिप्टन को पसंद करते हैं। तो यह विज्ञापन का प्रभाव है। अब हम लोग देखेंगे तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण। ये जो टॉपिक है आखिर तारीख जो है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाता है। इसका यही कारण है कि उस तिथि को परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना जो है जुड़ी रहती है। जैसे आप देखते होंगे कि जिस दिन आपका जन्म तिथि होगा, जिस दिन आपका जन्मदिन होगा, उस दिन घर का कुछ माहौल ही अलग होता है। चारों तरफ साफ सफाई होती है, खिलौने लिए जाते हैं, केक लाया जाता है, मेहमानों को बुलाया जाता है। उस दिन घर में सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होता है वह घर के ही कुछ सदस्यों की महत्वपूर्ण घटना, जैसे कि किसी का जन्मदिन हो गया, किसी का शादी विवाह हो गया या शादी सालगिरह हो गया या किसी का पुण्य तिथि होता है, तो उस तिथि को याद रखने के लिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उस तिथि को याद रखने के लिए जो है यादगार बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग तारीख में बदल देते हैं, ठीक है। यानी किसी महत्वपूर्ण घटना को, है ना, महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए, है ना, याद करने के लिए तारीखों में, है ना, तारीखों में बदल देते हैं, ठीक है। यानी किसी भी महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तारीख में बदल देते हैं। जैसे कि अगर आपका जन्मदिन है, ठीक है, तो भाई जन्मदिन कब हुआ था उसका एक तारीख लिख दिए। आपकी शादी कब हुई उसका एक तारीख लिख देते हैं। किसी व्यक्ति का, बूढ़े व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसकी एक तारीख लिख देते हैं, ठीक है। या आप मैट्रिक कब पास किए उसका भी एक तारीख लिख देते हैं। या आप इंटर पास कब किए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ठीक है। तो इन सारे परिवर्तनों को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तारीख में बदल देते हैं। इसको याद रखिएगा कि तारीखें जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो किसी महत्वपूर्ण घटना को याद रखने के लिए उसमें तारीख में बदल देते हैं कि अमुक तारीख को होता है। अब जैसे कि हम लोगों को नया साल बनाना है तो इसके लिए हम लोग एक तारीख आ जाता है, करीब 1 जनवरी है, तो जिस दिन 1 जनवरी होगा उसी दिन नया वर्ष बनाएंगे। क्या 15 अगस्त हो गया तो जिस दिन 15 अगस्त होगा उस दिन स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। 26 जनवरी हो गया, जिस दिन 26 जनवरी आएगी उस दिन जो है हम लोग गणतंत्र दिवस बनाएंगे, संविधान दिवस बनाएंगे। 2 अक्टूबर आ गया, महात्मा गांधी दिवस बनाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण तिथियों को याद करने के लिए, महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए जो है उसे हम लोग तारीख या तिथि में
बदल देते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासनकाल की विस्तृत चर्चा की गई है। यानी हमारा जो उस समय लगभग 200 सालों तक जो है अंग्रेजों का शासन चला, और उस समय जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनकी काल का, यानी वो कब आए, उन्होंने क्या क्या काम किया, किन राजाओं के साथ कौन सी संधि की, क्या परिवर्तन हुआ, इन सारी चीजों को विस्तृत जो है चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बता सकते हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में या कोई भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो वे थे वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम और अंतिम, है ना, ये दो चीज याद रख लीजिएगा, है ना, प्रथम जनरल गवर्नर और अंतिम जनरल गवर्नर। तो अंतिम जनरल गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम जनरल वायसराय थे, है ना, अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और ये प्रथम वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों अथवा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, लॉर्ड मिंटो हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए, विलियम बेटिस हो गया, डलहौजी हो गया, मेडकॉफ, एलनबरो, कैनिन, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हॉन्डिंग्स, इरविन, लिनथियोगो, वेवेल के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे गवर्नर जनरल जो थे वो बहुत सारे परिवर्तन या उनकी तिथियों को जो है याद करने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरल और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आधुनिक इतिहास की इन पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। यानी जितने भी गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या परिवर्तन किए या क्या वो गतिविधि अपनाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे डलहौजी का, तो डलहौजी का उन्होंने क्या था, हड़प की नीति, वो सारे राजाओं को जो है हड़प के अपने राज्य में मिलाना चाहता था। विलियम बेटिक को क्यों याद करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ही, विलियम बेटिक ने क्या किया था, शिक्षा जो है आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को वो प्रबल समर्थन किए थे। सती प्रथा का अंत किए थे विलियम बेटिक। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो उनका मुख्य कार्यों को जो है याद करने के लिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीजों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने के बारे में जानना जरूरी है। तो उस समय क्या थे कि जो वायसराय थे, जनरल गवर्नर थे, उन्हीं के सारे परिवर्तनों को ही इतिहास में लिख दिया जाता था, लेकिन इसमें आम जनता का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने लागू कर दिया हड़प की नीति, तो अब इस पर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे उन लोग को मतलब नहीं होता था। बस ये जो वायसराय होते थे, जनरल गवर्नर होते थे, उससे जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को इतिहास में लिख दिया जाता था। क्या हम अधिकारियों की नीतियों एवं गतिविधियों से तत्काल समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं को सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते थे? नहीं, क्योंकि उस समय तो जो वायसराय थे, जनरल गवर्नर थे या राजा जो थे, उन लोग का जीवन तो बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छी तरह से जीते थे, लेकिन उस समय की जो ग्रामीण जनता थी उनके जीवन पर आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ता था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता है? वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन ये तो पहले के इतिहास के बारे में हो गया कि उस समय जो है राजे रजवाड़ों के ही जीवन से जुड़ी हुई चीजों को लिखा जाता था। लेकिन आज अगर हम लोग इतिहास लिखेंगे तो इसमें आम जीवन के बारे में ही लिखेंगे। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वो तो उनका इतिहास में जो भी वो काम करेंगे वो तो दर्ज हो जाएगा, लेकिन आज अगर वो कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसमें आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है
उसका भी इतिहास में लिखा जाता है। ये वर्तमान इतिहास है, ठीक है। यानी उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी प्रभाव पड़ेंगे, अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, बुरे प्रभाव पड़ेंगे, तो इन सारी चीजों को वर्तमान इतिहास में लिखा जाता है। थोड़ी सी और हम लोग इसमें थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि भारत जो है, भारत के बारे में कि जो हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो उसमें आधुनिक भारत में जो है भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, उस जानकारी को हम लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे, याद रखेंगे। और सभी से निवेदन रहेगा कि जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, तो जो हम व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं उसको, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप उस महत्वपूर्ण चीजों को उतार लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत के भौगोलिक भूभाग, भारत के भौगोलिक भूभाग। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक भारत का नक्शा बनाते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी में, फास्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा कच्चा पक्का बन गया, ठीक है। ये भारत का नक्शा है। तो भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर में क्या है, हिमालय है ना। हमारे भारत देश के बारे में जानकारी हम लोग कर रहे हैं। उत्तर में क्या है, हिमालय है। पश्चिम में अरब सागर, देखिए ये पूरा पश्चिम, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है, पश्चिम में। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये सारी चीजों का, ये प्रायद्वीपीय भारत है क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में हिमालय, ठीक है। इन इन क्षेत्रों से जो है हमारा भारत देश, सुंदर भारत देश, प्यारा भारत देश घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल जो है, ये याद रखने की चीज है। ऐसे तो याद सभी चीज महत्वपूर्ण है, इतिहास में सभी चीजों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ तिथियों को, कुछ चीजों को आपको विशेष याद रखने होंगे। जैसे भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ऊपर से नीचे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी है ना, लगभग कितना है, तो वह है 3200 किलोमीटर, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, लगभग 3200, यानी 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक, ठीक है, कच्छ तक विस्तार जो है, यानी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी जो है वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। भारत आज चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है ना। आबादी के क्षेत्र में दूसरी, हम लोग जानते हैं कि चीन जो है विश्व का सबसे ज्यादा आबादी जो है वो चीन का है, उसके बाद भारत का है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, है ना। आज हम लोग इतने ही दूर तक जो है अध्ययन का काम करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रोचक बातों को, रोचक चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।